तो जैसा कि मंगरुआ के मित्रों को ज्ञात है कि मंगरुआ आजकल डॉक्टर आशुतोष के ना रहने के बाद उनके मित्रों के जरिए एक सीरीज कर रहा है, जिससे आशुतोष के जीवन के सारे पहलुओं को आपके सामने लाया जा सके। और मित्र राजदार होते हैं। तो हमारे साथ आशुतोष जी के छात्र जीवन के मित्र हैं और हमारे वरिष्ठ भी हैं। मंगरुआ के पके हुए बाल पर मत जाइए सर, बाल वाल रंग के बैठे होंगे। तो अ, हमारे वरिष्ठ हैं रविशंकर रवि जी। तो सर से ही समझते हैं उनके छात्र जीवन को, सर के छात्र जीवन को, संघर्ष को और यहाँ तक के सफर। जी सर। अ, आशुतोष जी के बारे में क्या कहूं और क्या ना कहूं। एक चीज पहले बता दूं, मैं छात्र जीवन में उनके साथ नहीं था। मैं उनके आंदोलन जीवन में जुड़ा। जी जब गंगा मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय मैं भी गंगा मुक्ति आंदोलन से जुड़ा। जी और वहीं पर एकलव्य मेला हुआ था कहलगांव में, जहां पर आशुतोष जी, जोगेन जी, प्रेम प्रभाकर जी, मणिमाला जी, नूतन जी, ये जो समूह था इसके साथ मैं जुड़ा। जी सर। और क्योंकि मैं लिखता पढ़ता था और ये लोग नई बात में थे उस समय, जी तो मैं फिर एक परिचय हुआ और मैं नई बात जानने लगा। जी सीखने के लिए पत्रकारिता की मेरी जो पहली पाठशाला है वो नई बात है। जी। और ये राजेंद्र लोग, सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी शायद जी, निकालते हैं। हाँ, राजेंद्र जी, या जिनको हम लोग गुरु जी बोलते हैं, जी 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 वो उसको निकाला करते थे। जी तो आशुतोष जी के साथ का सबसे बड़ी चीज देखिए, वो हमसे सीनियर थे। पढ़ाई भी में हमसे बहुत पहले वो एमए कर चुके थे। पत्रकारिता में भी वो उस समय सब एडिटर थे और मैं नौसिखिया पत्रकार था। जी लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस किया कि उनमें बड़े छोटे का भाव नहीं था। जी एक लोग दिखाते भी हैं, धौंस भी दिखाते हैं, हम सीनियर हैं तुम जूनियर हो, लेकिन इस तरह का भाव कभी आशुतोष जी में नहीं था। और मैं उस समय बाद में पाकुड़ चला गया जी और पाकुड़ से न्यूज लिखता था, और जब कभी भी भागलपुर आता था तो जी नई बात में जाना, इन लोगों के साथ रहना, दिन भर समय बिताना, और शाम में टहलते हुए नाथनगर से जी भागलपुर रेलवे स्टेशन के सामने पैदल चलते हुए हम लोग आते थे। जी क्योंकि उस समय किसी की ऐसी औकात नहीं थी कि रिक्शा या टमटम पर बैठ जाए। जी स्थिति तो ये होती थी भागलपुर रेलवे स्टेशन पर कि आदमी होते थे पांच, चाय पीने की इच्छा हो रही है, और किसी के जेब में कुछ पैसे हैं, किसी के जेब में, और कुल मिलाकर पांच आदमी में तीन कप चाय का पैसा जुटता था और तीन का पांच बनता था। जी सर, ऐसे भी कटिंग चाय छात्र जीवन में बड़ा लोकप्रिय है। तीन जी को जी। पांच बनाना छात्र जानते हैं। तो वो जो मैंने महसूस किया आशुतोष जी के साथ कि वो कोई, मैंने कोई दूरी ही नहीं थी, सीधा सीधी वो बातचीत करना, और वो फीलिंग नहीं। बाद में जब वो लेक्चरर हो गए और कलिंगपोंग चले गए, और उसके बाद मैं गुवाहाटी आ गया, तो अक्सर ये होता था कि गुवाहाटी जाते समय मैं एनजीपी में रुक जाता था, और वहां से बस पकड़कर मैं कालिंपोंग चला जाता था, 2-3 दिन उनके साथ कालिंपोंग में बिताता था, और फिर गुवाहाटी आ जाता था। गुवाहाटी भी वो आए मेरे साथ, और पहली बार हम लोग कामाख्या मंदिर पहाड़ पर पैदल चढ़ते हुए गए ऊपर तक। तो वह जो उनका आह्लादित जो चेहरा होता था। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जब मैं पत्रकारिता के दौर में भी था और जब कुछ लिख पढ़ भी रहा था, तो कई लोगों को दिक्कत भी, मैं रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते थे। लेकिन आशुतोष जी खुलकर मेरे बारे में बात करते थे कि देखो रवि वहां है, रवि वो कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको उन्होंने प्रमोट किया है, रिकॉग्नाइज किया है पब्लिकली। और जब इस तरह के व्यक्ति रिकॉग्नाइज करते हैं तो दूसरे को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है।
और फोन पर भी हम लोगों की अक्सर बातचीत होते रहती थी। और चूंकि जब अनीस गुवाहाटी शिफ्ट किए तो आना जाना कुछ ज्यादा हो गया। फिर अनीस केंद्र में थे और हम सारे लोग एक दूसरे के माध्यम से जुड़े हुए थे। और एक चीज जो मुझे लगती है कि उनका जो वो खुलापन था, जब मैं भी कलकत्ता जाता था तो वो चाहते तो अपने घर के दरवाजे से अगर विदा नहीं किया है, दोस्त बाहर से आया है तो अपने कैंपस के गेट तक विदा कर देते थे। नहीं, वो या तो एयरपोर्ट जाना है तो एयरपोर्ट तक जाते थे, या बहुत दिक्कत है तो टैक्सी स्टैंड तक साथ जाते थे, टैक्सी में बैठा देते थे। और अगर रेलवे स्टेशन पर जाना है तो वो रेलवे स्टेशन तक साथ जाते थे। हाँ, ये जो उनका जो माने एकदम निर्झर जैसे झरना होता है ना, उस तरह का उनका स्वभाव था। और मेरी पत्नी कंचन, माने हम सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे कविता जी के साथ। माने एक तरह से फैमिली रिलेशन था। गौरव को मैंने कलिम्पोंग में देखा, छोटा सा बच्चा, स्कूल आता जाता था। सौरभ तो और भी छोटा था। लेकिन वो जो हमेशा वहां भी कलिम्पोंग में भी मैंने देखा कुछ नया जानने की कोशिश। वहां पर जब आंदोलन चला और बहुत हिंसक हो गया आंदोलन, उस समय भी वो बहुत मुखर थे। और एक चीज और थी, वो हमेशा पॉजिटिव पक्ष को लेके चलते थे। गंगा मुक्ति आंदोलन के दौरान या बाद के दिनों में बहुत सारे लोग अनिल प्रकाश जी की आलोचना करने लगे। लेकिन आशुतोष जी इतना जोर से और इतने सटीक ढंग से बात करते थे कि अनिल प्रकाश जी को जो करना था वो करके दिखा दिया, बाकी लोग अब आगे बढ़ो। हमेशा अनिल प्रकाश जी से अपेक्षा क्यों करते हो? तो ये जो उनका एक पॉजिटिव पन था। जब भी मैं कलकत्ता जाता था तो अपने दोस्तों से हमको मिलवाते थे, मृत्युंजय जी के पास ले गए, और भी अन्य मित्रों के पास वो ले जाते थे, मिलाते थे और परिचय कराते थे। और वो बताते भी रहते थे कि ये है वो है, ऐसे है वैसे है। तो वो जो उनका पॉजिटिव चीज। और बाद के दिनों में एक्चुअली क्या था, आशुतोष जी एक अलग किस्म के इंसान थे। उनका पूरा जो व्यक्तित्व है वो प्यार से लबालब था। प्यार छलकता रहता था उनसे। वो एक समुद्र की तरह थे कि अगर थोड़ा सा प्यार लुटा भी दिया तो समुद्र कभी वहां पानी नहीं कम होता है। सबके साथ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको स्नेह बोलिए या प्यार बोलिए, और वह व्यक्तित्व उसमें था। अंदर में कई चीजें थी उनकी, कई परेशानी भी होती थी। बातचीत से ये लगता था। और खास करके पिछले चार कविता जी के जाने के बाद वो एक कहीं ना कहीं एक अकेला कोना उनके मन में समा गया था। उसके बाद उन्होंने कितनी यात्राएं की, लगातार घूम रहे थे इधर। बच्चों के साथ भी दार्जिलिंग की तरफ किसी एक सुनसान जगह में लोग रह रहे थे, वहां पर अलग अलग जगहों पर गए और वो कुछ तलाश रहे थे। और हाँ, पिछली बार मुझसे बातचीत हुई थी तो मैंने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि आप आ जाइए गुवाहाटी, जी। और हम दोनों मिलकर घूमेंगे, जंगल में जाएंगे, चूंकि मैं यहाँ के लोकेशन से परिचित हूँ। पहाड़ में जाएंगे, नाव पर बैठ के घूमेंगे, और मैं सेल्फ ड्राइविंग करूंगा, और हम दोनों, बस हम दोनों ही रहेंगे, कोई तीसरा नहीं होगा। जहां मन होगा वहीं ठहर जाएंगे, और फिर से उस तरह की जिंदगी को हम लोग जिएंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, कहे छे तो सुने प्रोग्राम बनाए छियो। हम्म। और इस बीच में फिर हमारे बेटे की शादी जब तय हुई तो मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे शादी है और इसमें आना है। हाँ, बुरा ये लगता है कि उस शादी का टिकट तक उन्होंने कटा लिया था, दिसंबर में जी। शादी है। जी। तो उस शादी का टिकट तक कटा लिया। और यह हम लोगों की फोन पर बात हुई थी, अनीश जी भी थे साथ में, कि वो गुवाहाटी आएंगे, और गुवाहाटी के बाद लंबे समय के लिए, कम से कम एक महीने के लिए, वो मुंबई की तरफ जाएंगे अनीस के साथ, और फिर वहां पर घूमेंगे। तो अच्छा, दो टूक कहते थे, लेकिन दिक्कत क्या थी उनको? हाल के दिनों में मैंने कुछ पोस्ट उनके देखे, एक विचलन की स्थिति थी उनके अंदर में। वो कुछ तलाश रहे थे, कुछ कहना चाहते थे। और एक पोस्ट में उन्होंने मित्रों की तरफ इशारा किया था कि कुछ ऐसे मित्र भी अब कुछ ऐसे सवाल उठा रहे हैं, तो मैं तो हतप्रभ हूं।
जो मेरे बहुत करीब हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसे सवाल उठा दिए कि मैं बहुत हतप्रद हूँ, अवाक हूँ कि क्या करूं। तो मुझे लगता है कि अब का जो जीवन था उनका, वो अपने तरीके से, खास करके रिटायरमेंट के बाद, वो एक नदी बन जाना चाहते थे, एक जी। हवा बन जाना चाहते थे। कभी पेड़ के झुरमुट से टकराना चाहते थे, कभी गेहूं की बालियों के ऊपर तैरना चाहते थे। वो एक ऐसी जिंदगी हाल के दिनों में मैंने महसूस किया, वह जिंदगी चाहते थे, जहां चाह वहां राह, जहां मन हुआ वहां निकल गए। क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर दिया था। और जो भी था, अब गौरव या सौरभ, उसकी भी चिंता उनके उनके अंदर थी। कई बार हम लोगों में बात भी होती थी कि देखो, गौरव वहां पर है, उसके लायक कहीं कुछ हो तो बताना, सौरभ ये कर रहा है। और फिर जो सिर्फ बच्चों या घर के लिए वित्तीय मदद तो वो करते रहे, लेकिन वह अपनी निजी जिंदगी अपने तरीके से अब जीना चाह रहे थे। जो मैंने कहा, किसी झरने की तरह, किसी नदी की तरह, किसी हवा की तरह। और वह तड़प मैंने महसूस किया। और हम लोगों ने सोचा था कि जब वो भाग गुवाहाटी आएंगे दिसंबर महीने में, तो हम लोग 2-3 दिन के लिए बिल्कुल अलग चले जाएंगे, जहां पर हम ही तीनों जिस भी भाषा में आपस में बात करनी हो, ताकि चौथा नहीं सुने, उस भाषा में हम लोग बात करेंगे। और जिसको जो कहना है वो भड़ास निकालेंगे। इसी उम्मीद में जब वो मुझे पता चला कि वो ऐसे हादसा हो गया है, तो मैं भी दौड़ कर गया अस्पताल कलकत्ता। लेकिन चूंकि डॉक्टर की आज्ञा नहीं थी, ना तो उनको देखा जा सकता था, ना मिला जा सकता था। फिर मैं उसी रात बैरंग वापस गुवाहाटी आ गया। फिर एक उम्मीद बंधी कि स्थिति इम्प्रूव हो रही है, लगता है कि दोबारा हम लोग मिल पाएंगे। लेकिन वह संभव नहीं हो गया, और आशुतोष जी अपनी दुनिया में चले गए। जी। छात्र जीवन की ओर लौटते हैं सर। आंदोलन छात्र जीवन के बाद जुड़े थे आप, अखबारी दुनिया में जुड़े थे, आंदोलन के दौरान जुड़े थे, उन दिनों में लौटते हैं। और उन दिनों की ही जो बेचैनी होती है ना, उस समय तो रोजी रोजगार की तलाश होती है कि हाँ ठीक है, आंदोलनकारी भी रहना है, नौकरी भी सुरक्षित करना है, परिवार की भी जवाबदेही है, माता पिता की अपेक्षा है, गांव का अपेक्षा है, उस सबको पूरा करना है। लेकिन उसके बाद आदमी नौकरी चाकरी में चला जाता है तो फिर एक स्थिर सा जीवन हो जाता है। और फिर जब अब आशुतोष वाले दिनों में आता है रिटायरमेंट के बाद, तो चाहता है अपने अधूरे ख्वाबों को पूरा करना। अनिश जी भी इस तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन न शरीर साथ देता है और मन तो चंचल होता ही। वो क्या बतकही होती थी सर आंदोलन के दिनों में जब आप लोग जुड़ते थे अनिल प्रकाश जी से। ठीक है, वो आशुतोष की सदा अपने सदाशयता थी, वो चीजों को आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन बातें क्या होती थी सर? क्या बदलना चाहते देखिए, थे आप? आर्थिक स्थिति पर तो हम लोग, अपनी आर्थिक स्थिति पर तो सोचते ही नहीं थे कि इसके बाद रात में क्या खाएंगे, उसकी चिंता ही नहीं रहती। एकदम चिंता नहीं रहती थी। आजकल जो आंदोलन चलते हैं, उसके पहले ही प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है कि कैसे क्या होगा। लेकिन वो गंगा मुक्ति आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन, कभी भी रात में क्या खाएंगे इसकी चिंता किसी को नहीं रहती थी। सिर्फ एक मकसद था, एक जुनून जैसा था। और फिर बाद में हुआ कि अब भाई भूख लगी है, कुछ खाया पिया जाए। तो जो भी मिला, कभी सत्तू, कभी सूखा चूड़ा, कभी अच्छा खाना भी मिल जाता था। तो लेकिन मुद्दा वही था, आंदोलन। कहाँ सोना है, कैसे सोना है, कैसे जाना है, वो चिंता में ही नहीं रहती थी। बस जाना है, वहां पहुंचना है, वहां बोलना है। और मैं ज्यादातर सुनता था इन लोगों की बात को। सुनता था, मैं एक अच्छा श्रोता था। और बीच बीच में कुछ टीका टिप्पणी मैं कर देता था। और और खास करके जब मैं देखता था कि जब मुद्दे पर बात होती है और कई लोग आंदोलन को भटकाने की दिशा में बात करने लगते थे, उस समय आशुतोष जी तन कर खड़े हो जाते थे। और अपने तर्कों से, और सटीक तर्कों से, जो फैक्ट है, उससे लोगों को समझा देते थे कि ये रास्ता ठीक नहीं है, यही रास्ता सही है। और सबके साथ वो छोटे छोटे जो
कार्यकर्ता थे, नए कार्यकर्ता थे, सबके साथ कंधे पर हाथ रखकर बात करना, कभी हाथ पकड़कर चलना। और वह हमेशा ऊर्जा, आशुतोष जी अगर जिस जगह पर हैं वह जगह ऊर्जावान होनी ही है। किसी का मुंह बन गया है तो वो कुछ ऐसी बात कर देते थे कि वो माने या तो वहां से उठ के चला जाएगा या फिर उसके चेहरे का भाव बदल जाएगा। जबकि उनके व्यक्तिगत जीवन में भयंकर अभाव था आंदोलन के दिनों में। शादी जल्दी हो गई थी, पारिवारिक दबाव भी था, लेकिन सामाजिक सरोकार के सामने मैंने देखा उन्होंने कभी भी पारिवारिक समस्या को उस पर हावी नहीं होने दिया। मैंने सब करते थे, क्योंकि अपनी जरूरतें इतनी कम करते थे कि उनको कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं होती थी। और ये चीज मैंने उनसे सीखी कि अपनी जरूरतों को इतना कम रखो कि किसी के सामने कंप्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़े। क्या बात। अब मैं अभी जिस चीज, जैसे मान लीजिए मैं एक साधारण सी एल्टो कार से चलता हूँ तो मेरी जरूरत पूरी हो रही है। लेकिन कल को अगर मुझे 15 लाख वाली गाड़ी चाहिए और मेरी आय उतनी नहीं है, तो या तो मैं किसी के साथ कंप्रोमाइज करूंगा और मैं उसको ऑब्लाइज करूंगा, वह मुझे ऑब्लाइज करेगा। तो यह जो बात उनकी थी कि अपनी जरूरत इतनी कम रखो कि कंप्रोमाइज करने की नौबत ही नहीं आए। और वह जो उनका बिंदासपन था। और एक चीज मैंने देखा, स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर भी वो बिल्कुल बराबरी, कभी भी किसी महिला या लड़की को के साथ माने एक दूसरे तरह का व्यवहार या द्वयम जैसा जो नजरिया होता है, नहीं, एकदम समान। नूतन जी थी, जो मुझे बेटा कहती थी और मैं मम्मी जी कहता था। उनके साथ भी उनकी भयंकर बहस होती थी वाहिनी के मुद्दों के बारे में, वाहिनी को कैसे सक्रिय किया जाए। और नूतन जी प्रतीक्षा करती थी कि आशुतोष कब आएगा। दोनों में कस के झगड़ा भी हुआ है, भयंकर बहस हुई है, गुस्सा गुस्सी भी हुई है। फिर 1 घंटे के बाद जो है फिर बातचीत शुरू हुई। तो यह जो चीजें थी, आजकल अगर आप किसी से एक बार कस के ऊंची आवाज में बातचीत हो जाए, बहस हो जाए, तो लोग संबंध माने बिगड़ जाते हैं, खंडित होने लगते हैं। लेकिन उन दिनों में कभी भी इतनी बहस हुई है, इतना झगड़ा हुआ है, लेकिन सारे लोग बिल्कुल सामान्य थे। और यह आशुतोष जी की खासियत थी कि सबको जोड़े रखना। बाद में जो वो बड़ा सा समूह था, कई लोगों के साथ उतने जीवंत संबंध नहीं रह पाए, लेकिन आशुतोष जी के साथ अंत तक वो जीवंत संबंध बना रहा। क्योंकि कभी मैं फोन पर बातचीत कर लिया करता था, कभी वह कर लेते थे। और वो जो आंदोलन करने वाले समूह है, उनसे ये आशुतोष जी जैसे लोगों से सीखने की जरूरत है कि किस तरह से जब सामाजिक सरोकार की बात होती है तो निजी समस्या को वो किनारे कर देते थे। और फिर जब उनको मौका मिला, जब कॉलेज की नौकरी हो गई, पक्की नौकरी हो गई, और जब ये हुआ, तो एक बेहतर जिंदगी भी अपने परिवार को देने की कोशिश उन्होंने की। वहां पर फिर कोई कटौती नहीं की। जो चाहिए वो चाहिए, जो करना है वह करना है। लेकिन उनकी कंडीशन यही थी कि सारी चीजें हो, लेकिन हमारा जो एक निजीपन है, हम जो एक कुछ देर मीटिंग में जाना पसंद करते थे, गोष्ठियों में कलकत्ता में जाना पसंद करते थे, और कभी कार नहीं लेते थे मजबूरी में, वो जाएंगे तो मेट्रो से ही जाएंगे, जाएंगे तो बस से ही जाएंगे। माने एक आम आदमी की तरह जीना। उनका यही था कि हम सबकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो अपनी जरूरत है, जो बौद्धिक खुराक है, जो हमारा एक खुलापन है, हमको जो एक रस चाहिए जिंदगी की, क्योंकि इन भौतिक चीजों में मुझे रस नहीं मिलता है। मुझे जो रस चाहिए वह रस लेने में भी कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। सर मैं आशुतोष को देखा करता था कि आशुतोष मंगरुआ के पोस्ट पर भी कुछ लिख जाते थे, कोई और है उसके पोस्ट पर भी कुछ लिख गए, अपना भी पोस्ट लिखे। उन्हें हर पीढ़ी के साथ उनका संवाद था। और छात्राओं के बीच तो रहते ही थे, विद्यासागर कॉलेज ऑफ वुमेन में थे तो प्रोफेसर तो हर बैच में नया नए छात्र आना, छात्राएं आना, लोगों से जुड़ना। हिंदी की दुनिया और भी अच्छी है इस मामले में, एक दूसरे से संवाद होता रहता है। जब आपको सूचना मिली सर, सूचना मिलने के बाद आप कलकत्ता गए,
बीच में कुछ बातें इधर हुई है जिसमें लोग कह रहा है कि कुछ दूसरा पक्ष भी हो सकता था। अनीश जी ने उस बात को साफ किया है। रविशंकर जी से भी मैं वही चीज चाहता हूँ कि सर कुछ आपके आपको क्या लगा इस घटना दुर्घटना के विषय में, आप क्या महसूस कर रहे नहीं नहीं, ये पूरी तरह से दुर्घटना है। और ये मुझे बहुत तकलीफ हुई। ये विडंबना है कि कुछ इस तरह की बातें बीच में कुछ लोगों ने कह दी या कहने की कोशिश की, जबकि ऐसा कुछ मुझे अस्वाभाविक नहीं लगा इसके पीछे। यह एक घटना घटी, क्योंकि वो गैस का लीक होना, उनका दौड़ के जाना, और ये एक संजोग है। और इसको, और यह जो किसी भी महिला पर आरोप लगाना बहुत ही आसान है, इस मामले में ही नहीं, अन्य मामले में भी। जब कोई महिला कोई विक्टिम होती है, तो लोग यही मानते हैं कि ये जरूर कुछ गड़बड़ की हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और खास करके हम लोग जिस स्कूल में पढ़कर आए हैं, जहां पर मणिमाला जी थी, नूतन जी थी, उन्होंने औरतों को समझने की एक नई दृष्टि दी, हम लोग समझाया, बनाया। और आशुतोष जी भी उसी स्कूल के शिक्षक कह दीजिए या छात्र कह दीजिए या सहकर्मी कह दीजिए। तो मैं सुनकर बहुत पीड़ा हुआ, और इस तरह की बातें अब नहीं होनी चाहिए, और इस तरह हैं? इस के तरह की बातें सार्वजनिक मंच। कभी नहीं होनी चाहिए सर। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अब इस तरह की बात जो हो गया, आशुतोष जी चले गए, जी जी। गौरव चला गया। अब जो लोग हैं, हम कैसे उनको संबल प्रदान कर सकते हैं, हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं? क्योंकि कुछ होता तो अनिल जी से बात हुई थी, आशुतोष जी की, हॉस्पिटल में फोन पर। तो वो कुछ तो संकेत देते। तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और अब तो लोग चीजों को संभालना चाहिए। अब तो सौरभ को और गौरव की पत्नी को, रूबी नाम है शायद, क्योंकि मैं एक बार ही मुझे मौका मिला। अब तो इनको संबल देने की जरूरत है, इनको मजबूत करने की जरूरत है, और इनको यह महसूस कराने की जरूरत है कि यह जो साथियों का समूह है, वो सिर्फ आशुतोष का समूह नहीं, आशुतोष जी का दोस्त नहीं था। वह समूह कविता जी के साथ भी उतना ही जुड़ा था। तो स्वाभाविक है कि आशुतोष और कविता जी की जो संतानें हैं, या जी जो उनकी बहू है, यह समूह उनके साथ रहना चाहिए। उनका मनोबल बढ़ाने का समय है। इस तरह की चीजों पर जो है, मुझे तो टिप्पणी करना भी बुरा लग रहा है कि कैसे इस तरह की बात सोच ली गई। नहीं होना चाहिए ये सब। सर, कुछ रोचक संस्मरण साझा करना चाहें तो सर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप लोग घुमंतु किस्म के लोग थे। और फिर आशुतोष जी ना पिछले रिटायरमेंट के बाद इन लोगों ने हेमंत जी वगैरह के नेतृत्व में, और रामशरण जी वगैरह भी, हम भी मिले थे एक आध बार जीपीएफ में, घनश्याम जी थे। तो फिर से गंगा वाला काम कुछ बढ़ाना ये लोग चाह रहा था, क्योंकि गंगा तो समस्या तो वैसी बनी हुई है। पता नहीं किस सवाल पे आप लोग लड़ रहे थे, कितना पाप आए, और आज गंगा की जो स्थिति है उसमें कितना आप लोगों की लड़ाई कारगर रही। और नहीं, देखिए, वह लड़ाई जो अनिल प्रकाश जी की अगुवाई में लड़ी, वो लड़ाई अपने मुकाम पर पहुंची। वह लड़ाई थी गंगा को जमींदारों से मुक्त कराना, गंगा को आजाद कराना। और वह आंदोलन सफल हुआ। अब उस आंदोलन का दूसरा चरण था कि जो मछुआरे थे, या जो नदी के किनारे के जो लोग थे, उनकी जिंदगी में खुशी कैसे लौटे। उस दिशा में काम हुआ, लेकिन अब उस दिशा में काम करने की जरूरत है। फिर गंगा, उससे जुड़ा हुआ गंगा के प्रदूषण का मामला है। मछली रहेगी तभी तो मछुआरे रहेंगे। अगर नदी ही नहीं है तो नाव कहाँ चलेगी, जाल कहाँ फेंके जाएंगे? तो उन सवालों को अब आगे बढ़ाने की जरूरत है। और एक रोचक संस्मरण सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। हमारी शादी भागलपुर में हुई थी। और अपने आप में वो एक अलग तरह की शादी थी, जिसमें शादी की जो रिचुअल्स, इसके अलावे में ये कुछ नहीं था। सिर्फ मंच पर हम लोगों को घोषणा करनी थी। और ये कंचन के माँ पिताजी की सहमति से सब कुछ हो रहा था। तो शादी में लोग उस समय आशुतोष जी, जोगेश जी वगैरह नई बात में काम करते थे।
तो ये लोग आए, और शादी के बाद वहाँ रात हो गया, अब स्वाभाविक है 11 बज गया। तो उसके बाद ये लोग पैदल ही घर की तरफ, जहाँ भाड़े का घर था इन लोगों का, मेन इलाके में। तो वहां पर जब ये लोग गए तो शेखर, जो आशुतोष जी के छोटे भाई है, ये लोग उस कमरे में रहते थे। शेखर मधुकर सब एक ही कमरे में रहते थे। तो जी, मधुकर जी के ये विषय में बार बार सुन रहा हूँ, लेकिन उनसे परिचित नहीं हूँ, क्योंकि बातचीत में थोड़ा मधुकर जी कौन थे, थोड़ा सा मुझे सर बाद में बता दीजिएगा। मधुकर जी इनके बीच वाले भाई हैं, तीन भाई हैं आशुतोष जी, मधुकर जी। मधुकर जी एडवोकेट हैं, और अच्छा अभी अच्छा। शायद बांका में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, उस जी साइड जी में। जी और जी शेखर जी रांची में हैं। जी जी तो ये लोग पैदल वहां गए, तो एक दरवाजा नहीं खुला घर का, क्योंकि देर हो गई थी और लोग सो चुके थे, और ऊपर छत पर इन लोगों का कमरा था। तो आशुतोष जी और जोगेन जी फिर वहां से, कोतवाली थाना के पास इन लोगों का घर था भागलपुर में, वहां से अब रात कहाँ बिताएंगे, तो इन दोनों ने उस रात भागलपुर रेलवे स्टेशन पर बिताई, मेरी शादी में। जी। और फिर उसके बाद सुबह ये लोग अपने, माने यह था, यह अंदाज था जीने का इन लोगों का। कोई फर्क नहीं है, घर का दरवाजा बंद है तो रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी जगह थी, वहां सामने में दुकान वगैरह भी खुले, तो पूरी रात ये लोग भागलपुर रेलवे स्टेशन पर बिता दिया। इतना जीवंत और जिंदा दिल था हमारा साथ। जी सर। सर, आशुतोष जी के मित्रों से बात हो रही थी, कह रहे लिखने पढ़ने में बड़ा संकोच करते थे, तो कुछ कहने में कि कहते थे मंच मंच पे बोलते बहुत थे, लिखने में संकोच करते थे। आप तो संपादक रहे हैं सर, समय समय पर कुछ लिखवाए उखवाए कि नहीं, क्योंकि आप लोगों की शुरुआत वहीं से हुई है, लिखने पढ़ने से ही हुई है। नहीं, उनसे लिखना, माने लिखना बोलने का आप काम दे दीजिए, लेकिन उस समय इस तरह का ऐप नहीं था कि उनको बुलवा दिया जाए और उसको वो सीधा वो टाइप होता जाए, रिकॉर्डिंग होता जाए, उस समय नहीं। उनसे आप बुलवा दीजिए, वो बोल देंगे। लेकिन वो बैठ कर लिखवाना उनसे, या लिख कर कि आप हमको ये चीजें भेज दीजिए, इस विषय पर भेज दीजिए, वो बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि वो कम लिखते थे, और जो लिखते थे वह किसी अ, आग की गोले की तरह होता था। उसमें इतना कुछ होता था कि अ, कभी वह बिल्कुल सूरज की तरह एकदम लाल दिखने लगता था, कभी इंद्रधनुष की तरह बहुरंगी रंग उसमें दिखने लगते थे। तो आशुतोष जी से हमने हमने बहुत कम आग्रह किया लिखने का, लेकिन जो मित्र लोग लिखा है, अनीस भाई तो एक दिन उनको कमरा में बंद कर दिया कि जब तक ये लिखोगे नहीं हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, सब कुछ अंदर ही रहेगा। तो वह रहा। तो अब हम लोगों की योजना बनी है कि उनकी उन रचनाओं को जहां जहां है, जैसे जैसे है, कुछ लोगों को पत्र लिखा करते थे वो, तो उन पत्रों में भी उनकी कविता को तलाशा जाए। और फिर फेसबुक पर भी उनके काफी पोस्ट हैं। इन दिनों एक अच्छी बात हुआ, वो फेसबुक पर बहुत लिखने लगे थे, कई कविताएं उन्होंने फेसबुक पर लिखी, और कई बातें भी लिखी फेसबुक पर। उन बातों को भी समेट कर थोड़ा सा एडिट करके चीजें उपलब्ध हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी सर। जैसा कि आपका आदेश है कि अब हम बातचीत को विराम देंगे, तो सर आपके आदेश के अनुरूप ही मंगरुआ भी बातचीत को आपकी तरफ से विराम देना चाहता है। लेकिन ये संवाद का श्रृंखला जारी रहेगा आशुतोष के मित्रों के जरिए। आज डॉक्टर रविशंकर रवि हमारे साथ थे, और जैसे जैसे सर सुझाते जाएंगे नए नए लोगों का नाम आता जाएगा, क्योंकि मंगरुआ का दायरा सीमित है और आशुतोष के मित्रों की मंडली बहुत बड़ी है। तो उस बड़ी मंडली को बारी बारी से जोड़ने का प्रयास होगा। और सर मैं भी कोशिश करूंगा कि केवल ऑनलाइन नहीं, जो बातें आप लोग कह रहे हैं, जो बातचीत आपसे हो रही है, लिखने पढ़ने में हमको भी बहुत मन लगता है, तो इन सब बातों को मैं संकलित करके चाहूंगा कि आप लोगों के नाम से कुछ ना कुछ लिखा जाए, और फिर आपको भेजा भी जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या बन पड़ता है। जी, सही बोल रहे हैं आप।
उस दिशा में, और मैं भी देखता हूँ जी कितना कुछ कलेक्ट कर सकता हूँ, कर जी लेंगे। जी सर, धन्यवाद।